Allah who is the most beneficent and most merciful. Class, Assalamu alaikum to all of you. हिस्ट्री के बारे में इन चीज़ों की कि एक तो ये ओडी जो है ऑर्गेनाइजेशन एज ए प्रैक्टिस इवॉल्व इन 1950 आउट ऑफ द वर्क ऑफ द नेशनल ट्रेनिंग लैब्स ऑन ग्रुप डायनामिक्स एंड लीडरशिप। ठीक है, अब ये लैब साइंसेस आप समझ लो कि अब हम लुइंस मॉडल के की जो एक रिसर्च है, लेबॉर्ट्री रिसर्च इसको बोलते हैं। ये सारा जो मॉडल आया है वो हमें साइंस इसको बेस प्रोवाइड कर रही है। मैंने आपको लास्ट में कहा था कि जो हम सोशल साइंसेस को भी, सोशल साइंस जैसे फील्ड है, इसको अपने आप को ऑथेंटिक बनाने के लिए अपने आपको साइंस साथ में लगाना पड़ता है ताकि उसकी ऑथेंटिसिटी जो है वो ज़्यादा हो जाए। तो जो ये वाला है, इसमें लेबॉर्ट्री जैसा कोई भी एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो और उनके सॉल्यूशंस को आइडेंटिफाई किया जाता है। तो ये एक टेक्निक्स हैं कुछ हम लोग पढ़ेंगे और जो कि अभी पढ़ते हुए आ रहे हैं, थेरीज हैं कुछ इसकी इससे रिलेटेड। तो ये ह्यूमन दूसरी बात ये हम लोग इसको नेशनल ट्रेनिंग लैब जो है इसको हम लोग कॉम्प्रिहेंसिवली आगे चल के बताएंगे कि ये क्या चीज़ है। और दूसरी बात, ओडी रूट्स आर एनकर्ड इन दी लार्जर ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट 1950 में। आपको जो बिहेवियरल साइंस ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का जो कोर्स पूरा मिलता है वो किसके ऊपर बेस होता है? ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट के, इंसान को इंसान समझना और इंसानों को मशीन्स की तरह ट्रीट नहीं करना, बल्कि उनके एज यू नो दैट दीज आर द बेसिक These four things and five things provide the basis to the organization development field. First of all, it is the T groups. T groups are also called the laboratory training. Okay, and laboratory training, and then there is a survey feedback technology, then action research, and productivity and quality of work. This is you can say the first generation of OD, and OD ने यहाँ से जब ये स्टार्ट लिया तो ये चार जो फील्ड्स हैं उसको ये हाईलाइट कर रहा था, अपने साथ लेके चल रहा था। लेकिन इसके बाद फिर बहुत सारी एडिशंस और भी हुई वक्त के साथ साथ। और जब आपको लेबॉर्ट्री ट्रेनिंग की अगर मैं बात करूँ तो लुइंस का जो है ये मॉडल, इसमें पार्टिसिपेटिव लर्निंग है। सबसे पहले इंटरपर्सनल रिलेशंस की बात करता है। अच्छा, ये होता कैसे? जैसे आप लैब के अंदर कोई चीज़ बनाते हैं ना, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं या किसी भी किस्म की कोई चीज़ होती है लैब का एक्सपेरिमेंट में, ये अब सोशल एक्शन प्रोग्राम्स हैं, आपने सोशल चेंज प्रोग्राम्स हैं ये वाले। इसमें आप समझ लो कि एक कम्युनिटी के लीडर्स हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके आप लीडर्स को इकट्ठा किया गया। लीडर्स कौन? जो उनके ऑनर्स होते हैं, उनको इकट्ठा किया गया, एक कमरे में बिठा दिया गया और उनकी डिस्कशंस को देखा गया। ये ज़ाहिर कोई ना कोई लीड करने के लिए कि इस टॉपिक पे बात करें या कुछ भी। जब वो आपस में डिस्कशन कर रहे थे और वो सारी जब उन्होंने डिस्कशन कर ली तो उसके बाद उनको कहा गया कि आपका जो भी असेसमेंट थी अपने बिहेवियर के बारे में या कुछ भी, तो आप उसको राइट डाउन करें, ठीक है, उसको असेस करें। अब इसमें ये हुआ कि जो लीडर्स थे, जो भी पार्टिसिपेंट थे उस टी ग्रुप के लेबॉर्ट्री ट्रेनिंग के, तो लीडरशिप ट्रेनिंग से रिलेटेड थी, तो उन्होंने अपना इंटरपर्सनल उन इश्यूज़ को जो कि उनको बात करने में दूसरे लीडर से, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के लीडर से बात करने में जो पेश आए इंटरपर्सनल इश्यूज़, तो वो उनको कहा कि उनके बारे में डिस्कशन करें और फिर अपने पर्सनल ग्रोथ के बारे में बताएं, उसके बारे में डिस्कशन करें कि आपके ख्याल में आप कहाँ लाए करते हो, ठीक है, आप कहाँ लाए करते हो। और दूसरी बात कि फिर उनको ये कहा गया कि आप अपने जो हैं ऑब्जर्वेशंस, अपने बिहेवियर्स को खुद से असेस कीजिए और उनको राइट डाउन कीजिए, ठीक है। फिर आपका जो रिसर्चर हैं, रिसर्चर साइड पे बैठे हुए थे और उन्होंने उनका जो है बिहेवियर को एनालाइज किया। अच्छा, ये एक्टिविटी जो थी वो काफ़ी देर तक ये मैंने कि आप वो हर रोज़ कम्युनिटी के जो लीडर्स थे, कम्युनिटी की ऑर्गेनाइजेशंस थी, कुछ उनके लीडर्स थे, वो हर रोज़ आते थे और आके शुरू में वो कोई ना कोई आप उनको प्रॉब्लम दे देते थे और उनको कहते थे इसके ऊपर डिस्कशंस करें। तो जब वो डिस्कशन करते थे शुरू में, फिर उन्होंने अपने बिहेवियर्स के बारे में ये बताया। वो शुरू में रिलक्टेंट थे
अपनी किसी भी चीज़ को डिस्कस करने के बारे में। और जब उन्होंने देखा कि अच्छा इस बात के ऊपर डिस्कस किया जा रहा है या एक पार्टिसिपेंट जो है वो इस बात पर डिस्कस कर रहा है, तो वो दूसरा भी अपने एक्सपीरियंसेस को इस तरह से शेयर करता था। फिर जब एक सिटिंग हुई और उसके बाद फिर दूसरी सिटिंग, इसमें एक बात ये थी कि सब लोगों ने अपनी अपनी असेसमेंट्स जो भी उनकी ऑब्जर्वेशंस थी रिगार्डिंग देयर ओन बिहेवियर वो अपने बारे में लिखी। और अपनी जो थी इसके अलावा सोशल साइंटिस्ट भी वहाँ पे बैठे हुए थे, उन्होंने भी जो ऑब्जर्वेशन पार्टिसिपेंट से रिलेटेड की उसको भी शेयर किया गया। और जब उन्होंने देखा कि ये सब एट दी एंड यानी कि जब मीटिंग ख़त्म हुई तो उसमें उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि पार्टिसिपेंट की ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग हिज ओन बिहेवियर इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम द पर्सन या सोशल साइंटिस्ट ने जो उसके बारे में ऑब्जर्वेशन की थी। तो एक लेडी उठी और लेडी उठ के उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट राइज जो कॉन्फ्लिक्ट किया कि हाउ यू कैन असेस माई बिहेवियर लाइक दिस बिकॉज दिस वॉज नॉट द आई वॉज एक्सपेक्टेड, या मैं ऐसा नहीं कर रही थी। तो उन्होंने कहा कि ये असल में जो लेडी का कॉन्फ्लिक्ट था ये बड़ा आई अवेकनिंग था सबके लिए। और सब ने जब सोशल साइंटिस्ट की ऑब्जर्वेशंस देखी तो सब को समझ आना शुरू हुआ कि अच्छा ये कैसे हो सकता है कि मेरी ऑब्जर्वेशन, मैं तो ऐसा बिहेव नहीं कर रहा था, तो लेकिन मेरे बारे में लोगों की असेसमेंट कैसे ये डेवलप हुई। तो लोगों का इसके अंदर इंटरेस्ट भी डेवलप हुआ उस एक्टिविटी के दौरान में, और सब ने पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। और जब उन्होंने पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया तो ये एक टीम बिल्डिंग का भी एक बड़ा दिखाई दिया कि इस तरह से टीम फॉर्मेशन की जा सकती है। तो ये एक लीड थी टूवर्ड्स दी लुइंस मॉडल जो उन्होंने बाद में इसको डिक्लेयर किया और इसके ऊपर सारी अपनी असेसमेंट का प्रोसेस को रखा। अंदर उनकी ऑब्जर्वेशंस की गई और उनका बिहेवियर्स को नोट किया गया। फिर उनकी अब ये जो सारा था तो इसमें पूरा प्रोसेस उन्होंने एक लेबॉर्ट्री के अंदर, आप समझ लो एक रूम के अंदर ग्रुप फॉर्मेशन का, तो वो किया। तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि अब कम्युनिटी के जो लीडर्स हैं आपस में एक दूसरे के साथ उनकी एक टीम बिल्डिंग की एक एक्टिविटी उनको नज़र आ रही है कि यहाँ पे ये टीम्स बनती जा रही है, ग्रुप फॉर्मेशन हो रही है। तो वहाँ से उन्होंने एक लीड लिया कि ग्रुप फॉर्मेशन और टीम बिल्डिंग, और उनका जब एक ख़ास स्टेज होती है, लोग आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, समझने के बाद फिर एक दूसरे को रेपो बिल्डअप हो जाती है। और दूसरी बात, जब रेपो बिल्डअप होने के बाद के जो सारे हैं चीज़ें, वो सारे उनको उन्होंने नोट डाउन किया और उनके फिर पॉइंट्स बना लिए कि अच्छा यूं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको टीम बिल्डिंग करनी है तो आपको इस मेथड के थ्रू, ये आप लुइंस का जो ये मेथड था, ये लेबॉर्ट्री ट्रेनिंग का जो मेथड था, इस तरह से आप उनको कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ से ये एक बहुत पुराना मेथड है, आप समझ लो 1946 में लुइंस ने ये इस तरह की ट्रेनिंग वगैरह की और इनकी फिर फॉर्मेशंस डिफरेंट हुई, मतलब इधर से आइडियाज़ मिले और ओडी फील्ड जनरेट हुई। और किसी भी चेंज को इम्प्लीमेंट करने के लिए ऐसा नहीं कि आप एक लेक्चर दो और उसके बाद वो चेंज इम्प्लीमेंट हो जाए कम्प्लीटली, ऐसा नहीं हो सकता। इसकी बहुत सारी रीजंस हैं, क्योंकि ये सोशल एक्शन प्रोग्राम, सोशल चेंज प्रोग्राम्स हैं और इनके लिए आपको, आप ये नहीं कह सकते कि आज मैंने इतना पानी मिलाया और इतना एक केमिकल मिलाया और इसका कंपोजिशन ये हुई, ऐसा नहीं हो सकता। आपको कोई भी चेंज लेके आना है तो आपको लोगों को अपने पार्टिसिपेट करवाना पड़ता है, लोगों के साथ बात करनी पड़ती है और उनको आप समझ लो कि वो उनको रियलाइज़ कराना पड़ता है और उनको उनका माइंड मेकअप करना पड़ता है कि ये चेंज उन्हीं के लिए फ़ायदेमंद है। और उनसे डिस्कशंस की जाती हैं और डिस्कशंस करने के बाद उनको हर तरह की जो भी वो ऑर्गेनाइजेशन सोच रही है उसके अंदर डिसीजन के अंदर पार्टिसिपेट करवाया जाता है, ताकि उनको ऐसा ना लगे कि ये उनके ऊपर इम्पोज हुई हैं, बल्कि उनके सामने प्रॉब्लम्स रखी जाती हैं और वो उनका सोल्यूशन खुद बताते हैं। और जैसा भी सोल्यूशन और उनको सारों के साथ बात करने के बाद समझ आती है तो उसका एनालिसिस करके उसको इम्प्लीमेंटेशन फॉर्म में
लाया जाता है और उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये उनको आप समझ लें कि चेंज एजेंट्स बनाए जाते हैं, चेंज लीडर्स बनाए जाते हैं थ्रू दिस। ठीक है, आगे सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट इज अबाउट डेवलपिंग रिलायबल क्वेश्चनेयर। अच्छा, सबसे पहले आपको करना क्या होता है, आपने एक चेंज प्रोग्राम लेके आना है। तो आपको सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन की एग्जिस्टिंग सूरत हाल कहाँ पर वो लाई कर रही है, वो इन चीज़ों को पहले आपने देखना है। पहले डेवलपिंग रिलायबल क्वेश्चनर, आपको एक प्रॉब्लम है या कोई भी आप एक चेंज को एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लाना चाह रहे हो, तो फिर आपको आपको ऑर्गेनाइजेशन का सारा डाटा चाहिए, उनके सोशल कंपोजिशन, उनके अंदर ग्रुप फॉर्मेशन, उनकी टीम्स, उनकी डिपार्टमेंट्स, उनका सोशल जो रिलेशंस हैं एम्प्लॉयज़ के, इन सब को स्टडी करना पड़ता है। ठीक है, उन सब को स्टडी करते हैं और उसके बाद फिर क्वेश्चनेयर एक प्रिपेयर करते हैं, जो भी प्रॉब्लम है या कोई भी आप अपने चेंज लाना चाह रहे हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो डेवलपिंग रिलायबल क्वेश्चनेयर, कलेक्टिंग डाटा फ्रॉम द पर्सनल एम्प्लॉयज़ को कहते हैं। एम्प्लॉयज़ से आपने उसे रिलेटेड डाटा इकट्ठा करना है। ठीक है, प्रॉब्लम से रिलेटेड या कुछ भी आप उसका एक क्वेश्चनर डेवलप करते हो और उससे आपके ख्याल में आपको जो नज़र आ रहा है, प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं, ये आपके ख्याल में कितना एम्प्लॉयज़ इसको किस तरह से परसीव कर रहे हैं, या चीज़ें इस तरह से इंटरव्यूज़ किए जाते हैं और इसके डिफरेंट मेथड्स हैं। मतलब आपने ये पूरा चैप्टर इससे रिलेटेड पढ़ना है और टी ग्रुप से ऊपर है उसमें भी आप पूरा इसमें चैप्टर रीड आउट करेंगे नेक्स्ट में कि और क्वेश्चनर्स और डाटा एनालिसिस, आपने डाटा कैसे गैदर करना है और आप प्रॉब्लम तक, रूट कॉज तक कहाँ कैसे पहुँचना है कि ये प्रॉब्लम्स हैं, इनको अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ख़त्म करना है और इस तरह की नई पॉलिसीज़ और नई चीज़ों को लेके आना है। तो आप फिर उस डाटा कलेक्शन के भी डिफरेंट मेथड्स हैं। आप इंटरव्यूज़ भी कर सकते हो, आप एक स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर भी डेवलप कर सकते हो और इसके अलावा बेशुमार दूसरी चीज़ें भी हैं जो कि इन्वॉल्व होती हैं और हम पूरा चैप्टर से रिलेटेड रीड आउट की लेक्चर इसके ऊपर करेंगे। एंड देन उसके बाद एनालाइज करते हैं, एनालाइजिंग इट फॉर ट्रेंड्स। ठीक है, कि ट्रेंड क्या चल रहा है और मार्केट में क्या चल रहा है या एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो एनालाइजिंग इट फॉर ट्रेंड्स एंड फीडिंग द रिजल्ट्स बैक टू एवरीवन फॉर एक्शन प्लानिंग। ठीक है, अब आपने जो भी आपके फाइंडिंग्स हैं आपकी रिसर्च के बाद, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को सर्च करने के बाद उससे रिलेटेड, तो उसके बाद आपने अपना फीडबैक तैयार करना है। अब फीडबैक जो है ज़ाहिर आपकी जो क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन के जो हैं लीडर्स हैं, क्लाइंट आपकी कौन है, वो ऑर्गेनाइजेशन है। तो आपने ऑर्गेनाइजेशन के लीडर से आपने बात करनी है और उनके सामने अपने रिजल्ट्स वगैरह पेश करने हैं। अब ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट फील्ड चैलेंजिंग इसलिए है कि आपका माइट भी पॉसिबल जो आप आइडेंटिफाई करके लाए हो प्रॉब्लम्स, तो वो उनको माने ही ना। ठीक है, और उनके ऊपर उनको आप समझ लो कि वो इतना इम्पोर्टेंस ही ना दें, या ऐसा हो सकता है कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम हो सकती है कि आप उनको उनके लेवल पे आके उनको कम्युनिकेट नहीं कर सकते कि ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती हैं और ये उनके सॉल्यूशंस हैं और इनको हम लोग इस तरह से मॉडिफाई करेंगे और इनको हम लोग इस तरह से इसका चेंज करेंगे। ठीक है, तो रिलायबल क्वेश्चनर, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनके बारे में हम पूरे चैप्टर्स को आगे जाके पढ़ेंगे। तो अब थोड़ा सा यहाँ पे देना था, इंट्रो देना था इससे रिलेटेड। अब डायग्नोज करना, एक जैसा से आपको कोई डिजीज़ होती है, जैसे कोरोना वायरस के टेस्ट किए जाते हैं। अब डायग्नोसिंग है, टेस्टिंग क्या चीज़ है, डायग्नोसिंग टेस्ट करना कि वाकई ये चीज़ है कि नहीं। ठीक है, अब रिलायबल क्वेश्चनर कलेक्ट, ये हम लोग जो ऊपर वाला एक वहाँ जो पॉइंट हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, उधर से आपने डाटा गैदर किया, उससे रिलेटेड आपने उसका एनालिसिस किया और उसका अपने बारे में फीडबैक दिया और उसके ताकि उसके ऊपर एक्शन प्लान किया जा सके। अब डायग्नोजिंग जो है वो आपकी एक्चुअली टेस्टिंग है कि ये प्रॉब्लम वाकई एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। फिर उसके ऊपर टेकिंग एक्शन एंड रीडायग्नोजिंग एंड टेकिंग न्यू एक्शन। ठीक है, अब रीडायग्नोजिंग यानी कि आपको लगता है कि अभी तक भी आप अपने लीडर्स के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के जो लीडर्स हैं उनके साथ डिस्कशंस की और उन्होंने भी अभी तक उनका कि अभी तक आप रूट कॉज तक नहीं पहुंचे या आपके अभी तक प्रॉब्लम्स मेरी सॉल्व नहीं होंगी या चेंज इस तरह से फुली इम्प्लीमेंट नहीं होगी, तो आप रीडायग्नोज करोगे। रीडायग्नोज मीन के दोबारा से
उसका टेस्ट करोगे, दोबारा से उसके मेजर्स देखोगे, फिर आपको हो सकता है कि उस टेस्ट के दौरान नई एलिमेंट्स नज़र आए, नई प्रॉब्लम्स नज़र आएंगे, और ये भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। एंड टेकिंग न्यू एक्शंस, और उसके बाद आपको नए एक्शंस लेने हैं। अब ये जो चेंज का जो ये वाला प्रोसेस है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये कभी भी स्टैटिक नहीं होता। स्टैटिक मतलब एक आपको काम दिया और आपने वो काम किया और उसका काम, वो प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया, ठीक है। ये प्रोजेक्ट और प्रोसेस की बात है ना। ये प्रोजेक्ट और प्रोसेस में दोनों में डिफरेंस ये है कि प्रोजेक्ट का एक टाइमलाइन होती है कि ये टाइमलाइन है यहाँ से यहाँ तक, और ये आपने ये करना है। और ये प्रोजेक्ट है कि आपने ये चेंज लेके आनी है ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स के दरमियान के अंदर। तो आपका ये प्रोजेक्ट होगा कि वन टाइम एक्टिविटी होगी, ठीक है, एक वक्त में आपने किया। लेकिन जो सोशल चेंज प्रोग्राम्स हैं वो टाइम लेते हैं, वो कॉन्टीन्यूस होते हैं और वो प्रोसेस ओरिएंटेड होते हैं। मतलब कि आपको कॉन्टीन्यूस डेवलपमेंट की तरफ ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश करना है। आपने ऐसी ग्राउंड्स प्रोवाइड कर देनी है कि वो कॉन्टीन्यूसली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लर्निंग हो सके, और जैसा ही कोई चेंज मार्केट के अंदर आता है या और उसको अडॉप्ट कर सके। मतलब ये कि उसको उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट ना करे कि और उनको हमेशा से अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स हैं अपने उनके साथ इतना उनके साथ रेपो रखनी है कि वो कोई भी आपकी चेंज एफर्ट्स को वेलकम करें, आपको उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट ना करें। देन इंटीग्रेट सोशल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एम्प्लॉयज विद टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स नीडेड टू डू वर्क इन प्रोवाइडेड एनवायरनमेंट, ठीक है। इंटीग्रेट सोशल रिक्वायरमेंट्स ऑफ एम्प्लॉयज़ के सारे एम्प्लॉयज़ मशीन की तरह काम करना नहीं पसंद करते, बल्कि एक दूसरे के साथ बात करना, फिर आपको इनफॉर्मल डिनर का अरेंज करना होता है, फिर उनके टीम बिल्डिंग के लिए उनको मेंबर्स को आपको कोई ना कोई सैर भी करवानी पड़ती है। और मतलब कि उनकी सोशल रिक्वायरमेंट्स है ना कि आप एक जगह पे एक मैनेजर है वो काम कर करके आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो काम कर रहा है, तो वो थक जाता है, उसके लिए उसको रेस्ट की ज़रूरत है। सो ये हैं कुछ पॉइंट्स। अब हम नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। अच्छा, ये यहाँ पर हम लोग चार बातें की हैं, ठीक है ना। लेबोरेटरी ट्रेनिंग की बात की है, देन एक्शन रिसर्च सर्वे फीडबैक की बात की है, एंड देन नॉर्मेटिव अप्रोच वैल्यूज़ की बात आ रही है कि हम लोग अभी ये पहले वाले लेक्चर्स में भी वैल्यूज़ को इम्प्लीमेंट करने की बात करते हैं कि वैल्यूज़ जो है ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज़, ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स की वैल्यूज़, मेंबर्स ज़ाहिर है कि ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स का कंपोजिशन है। तो नॉर्मेटिव वैल्यूज़ जो है, नॉर्मेटिव अप्रोच का मतलब ही वैल्यूज़ है, ठीक है। तो उनकी वैल्यूज़ को सामने रखते हुए ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज़ को इस्टेब्लिश करना, और फिर और यहाँ पे जो ये सेकंड जनरेशन ऑफ हम उसकी बात कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट की सेकंड जनरेशन। इसके अंदर आपकी स्ट्रेटेजिक चेंज एफर्ट्स की भी ये बात करता है कि आपको स्ट्रेटेजिक चेंज होता है कि मार्केट के अंदर क्या चीज़ चल रही है, और आपके ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को खुश रखने के लिए तो कंपेटिटर्स क्या क्या आपकी पॉलिसीज इस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो ये सारे ये बेस प्रोवाइड करते हैं इस फील्ड को, और जो प्रेजेंट फॉर्म में हमें नज़र आती है करंट ओडी प्रैक्टिस की सूरत में, ठीक है। तो अभी हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में जी क्लास, यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि नॉर्मेटिव अप्रोचेस जो हैं वो नॉर्म्स और आपकी जो सोशल कंपोजिशन होती है एम्प्लॉयज़ की, वो उनकी वजह से, और दूसरी बात आपके ऑर्गेनाइजेशन की जो वैल्यूज़ हैं वो किस तरह से डिज़ाइन की गई हैं, और इसका पर्सपेक्टिव क्या है, इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है, और वो क्यों प्रमोट की जाती हैं, और क्यों ये मैं पहले भी एक लेक्चर में इसके बारे में डिस्कस कर चुकी हूँ। तो नॉर्मेटिव आपने याद रखना है वैल्यूज़ की बात करता है, ठीक है ना। नॉर्मेटिव अप्रोच मीन्स कि वैल्यूज़, ठीक है। अब क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, अब जो ओडीजी ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट है, इसकी सारी एफर्ट्स क्यों की जा रही हैं, ताकि एम्प्लॉयज़ का और पूरी कम्युनिटी का क्वालिटी जो है ऑफ वर्क लाइफ, जो आप जहाँ पे काम करते हो उसको इम्प्रूव किया जा सके। मतलब कि आपको ये मैंने पहले भी बता चुकी हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक भी आपका जो आज है आपके गुजरे हुए कल से बेहतर होना चाहिए। तो आपकी क्वालिटी, आपके अंदर इम्प्रूवमेंट्स आनी चाहिए, आपकी थिंकिंग के अंदर इम्प्रूवमेंट्स आनी चाहिए, आपका काम करने के अंदाज में आनी चाहिए, इम्प्रूवमेंट्स आनी चाहिए, और इस तरह की जो बातें हैं। बाकी दूसरी बात, एक जो स्ट्रैटेजिक चेंज है
ये एक एडिशन है। और ये सारे जो फील्ड्स हैं मिल के स्ट्रेटेजिक चेंज की, जब मैंने आपको बताया था कि आपने जब स्ट्रेटेजिक चेंज की, अगर आपने भी कोई कोर्स वगैरह नहीं रीड आउट किया हुआ या पढ़ा नहीं है तो स्ट्रेटेजिक चेंज में हम एक चेंज की बात करते हैं पॉलिसी लेवल पे, बड़े लेवल यानी कि ऑर्गेनाइजेशन वाइड, कीपिंग इन माइंड दी मार्केट ट्रेंड्स एंड competitors and current scenario and the external environment, ये सब चीज़ें मिल के आपके जो सारे आपके ओडी की जो फील्ड को ये फ्यूल प्रोवाइड करते हैं, आप समझ लो कि बेस प्रोवाइड करते हैं प्रैक्टिस को, करंट प्रैक्टिस को। और दूसरी कि जो ओडी की जो फील्ड है सेकंड जनरेशन की हम बात कर रहे हैं या थर्ड जनरेशन की भी आप बेशक इसमें कह लो, तो इसमें 1950 से ये स्टार्ट हुई, 60 में इसमें 1950 और 60 के दरमियान का जो एरा है ये ह्यूमन रिलेशन स्कूल ऑफ थॉट को भी से जो है लीड लेता है। और वहाँ से आपको पता है कि ह्यूमन रिलेशन स्कूल ऑफ थॉट ने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को या बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट जो है उसको प्रमोट किया 1950 और 60 के एरा के दरमियान में। फिर 1970 में आप समझ लो ये सारे जो हैं अपनी अपनी इनपुट्स देते देते सारे जो अब फिर 1980 और एरा और 1990s का एरा, इसमें डेवलपमेंट्स होती रही हैं। और इस फील्ड के अंदर ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट की जो फील्ड है इसके अंदर डेवलपमेंट्स होती रही हैं। अब सिर्फ 1950s में ह्यूमन रिलेशन स्कूल ऑफ थॉट को सोचा जाता था, फिर उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, फिर लेबॉरेटरी ट्रेनिंग को लिया गया, फिर एक्शन रिसर्च को 70s, नॉर्मेटिव नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ भी उनको भी कंसिडर करना चाहिए 1980s, देन क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ 1990s का एक जो ट्रेंड था उसमें था, और 2000 में स्ट्रेटेजिक चेंज को उसने इम्प्लीमेंट करके। तो अब जो करंट है ये भी अभी तक एक पूरी आप समझ लो कि जो अब की जो करंट प्रैक्टिसेस हैं इसमें ज़ाहिर है कि डेवलपमेंट्स कॉन्टीन्यूस हैं और 20 इयर्स बैक की यहाँ तक भी बेशुमार और भी चीज़ें हैं। लेकिन हमने चूँकि ये एक डेवलपमेंट ये बेसिक कोर्स पढ़ना है और इसमें हमने पूरी अभी बेसिक्स को डिस्कस कर रहे हैं और बाकी भी सारी चीज़ें मैं अब से डिस्कस करती हुई आ रही हूँ। उसकी जनरेशन्स, ये सेकंड जनरेशन की बात है, फिर ये पूरी जनरेशन ख़त्म होके फिर एक पॉजिटिव इसका क्या है। अब यहाँ पे लेबॉरेटरी ट्रेनिंग की बैकग्राउंड और उसका ये चीज़ें बताई गई हैं। इसमें 1946 से लेबॉरेटरी ट्रेनिंग बिगेन इन 1946 व्हेन कर्ट लोइन वाज आस्क्ड फॉर हेल्प इन रिसर्च ऑन ट्रेनिंग कम्युनिटी लीडर्स। ठीक है, ये मैं पहले बात बता चुकी हूँ। और ए वर्कशॉप वाज डेवलप्ड एंड द कम्युनिटी लीडर्स वर ब्रॉट टुगेदर। ठीक है, एट द एंड ऑफ ईच सेशन द रिसर्चर डिस्कस द बिहेवियर्स दे हैड ऑब्जर्व्ड। Thus that first e-group was formed in which people reacted to data about their own behavior। ठीक है, ये मेरे ख्याल में क्लियर हो जाना चाहिए जब आपने पहले अपने चीज़ें लेक्चर सुन लिया। अब देन रिसर्चर ड्यू टू कंक्लूजन्स अबाउट दिस फर्स्ट टी ग्रुप एक्सपेरिमेंट। फीडबैक अबाउट ग्रुप इंटरेक्शन वाज ए रिच लर्निंग एक्सपीरियंस। ठीक है, अब जब उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि ये जो उनको जो फीडबैक दिया जाता था ग्रुप्स को उनके इंटरेक्शंस के बारे में कि जो आप इंटरेक्ट कर रहे थे, आप जिस तरह से बात कर रहे थे, तो वो भी एक लर्निंग एक्सपीरियंस था। अगर इसको कह लो अगर आप के ग्रुप फॉर्मेशन के अंदर कोई क्रिटिकली ना इवेल्युएट करे चीज़ों को, बल्कि उसको पॉजिटिवली करे, तो वो हमेशा से एक लर्निंग एक्सपीरियंस होता है। अ प्रोसेस ऑफ ग्रुप बिल्डिंग। ठीक है ना, एक तो होता है तनकीद और एक होता है आपको आपकी इस्लाह। ठीक है, एक आपको तनकीद की जाती है कि आपने ये काम ठीक नहीं किया या ऐसे नहीं किया तो ऐसे करना चाहिए था। एक बात आपकी ये होती है और दूसरी बात आपकी ये होती है कि आप इस्लाह के लिए कुछ उनको बता रहे हैं, कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स बता रहे हैं, आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं लेकिन लर्निंग के लिए। तो जब आपका अगले बंदे का लर्निंग एटीट्यूड होगा तो ही लर्निंग हो सकती है ना। तो द प्रोसेस ऑफ ग्रुप बिल्डिंग हैड पोटेंशियल फॉर लर्निंग। ठीक है, दैट कुड बी ट्रांसफर टू बैक होम सिचुएशंस, यानी कि वो एक लर्निंग का जो प्रोसेस है कि वो लर्न करें और ये उनका एंड तक ये बात कही अप्लाई, यानी कि वो घर में भी मतलब कि उनका एटीट्यूड जो है वो इतना अच्छा डेवलप हो जाए
कि वो बैक होम सिचुएशंस, यानी कि वो अपने घर भी वो लेके जाएं, और वो एटीट्यूड उनका बरकरार है। अप्लाइंग टी ग्रुप टेक्निक्स टू ऑर्गेनाइजेशन ग्रेजुअली बिकेम नोन एज टीम बिल्डिंग, ठीक है। अब एक्शन रिसर्च एंड सर्वे फीडबैक बैकग्राउंड, इसके रिलेटेड जो है एक्शन रिसर्च का, एक्शन रिसर्च कंट्रीब्यूशन बिगन इन 1940, और वो जो पिछले वाला था वो 1946 से इसका स्टार्ट उन्होंने बताया। द रिसर्च नीडेड टू बी क्लोजली लिंक टू द एक्शंस, ये जो एक्शन वर्क इन प्रोग्रेस होगा उससे रिलेटेड एम्प्लॉयज़ लेबर का क्या एटीट्यूड बिहेवियर वर्क के दौरान क्या रहा है, ठीक है, ये उसको डिस्कस करता है एक्शन रिसर्च जो है। देन कोलैबोरेटिव एफर्ट वाज मेड टू कलेक्ट दी ऑर्गेनाइजेशन डाटा। अब कोलैबोरेटिव एफर्ट क्या चीज़ है? कोलैबोरेटिव एफर्ट है कि जो ओडी प्रैक्टिशनर्स हैं वो आपके फील्ड से आपकी ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्ट्रैक्टर्स हो सकते हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स नहीं होंगे, बल्कि आपने उनको एक टास्क दिया होगा एक खास स्पेसिफिक टाइम के लिए, तो वो एक्सटर्नल भी हो सकते हैं और इंटरनल भी हो सकते हैं। एक उनकी एफर्ट है जो आपका ओडी प्रैक्टिशनर होगा, या और दूसरा आपकी ऑर्गेनाइजेशन के जो लीडर्स हैं उनका होगा, और तीसरी बात आपके जो ऑर्गेनाइजेशन के स्टेक होल्डर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, कस्टमर्स, और जितने भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं उन सब का जो की जो आपके फीडबैक होगा या एनालिसिस होगा वो सारे कोलैबोरेटिव एफर्ट्स में आते हैं, ठीक है। उन सब की एक सब मिली हुई एफर्ट है टू एनालाइज द कॉज ऑफ प्रॉब्लम। ये सब चीज़ें हम कोलैबोरेटिव एफर्ट्स क्यों करते हैं? एनालाइज द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, अगर ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है तो वो किस वजह से कर रही है, एंड देन टू डिवाइस एंड इम्प्लीमेंट अ सोल्यूशन। और ये जबकि ये वाली जो है ओडी, या जो अगर आप इसको, ये अभी जो एक्शन रिसर्च है और इससे पहले हमने पढ़ा है लेबॉर्ट्री ट्रेनिंग, ये हमेशा प्रॉब्लम फोकस रही हैं। इसकी जैसा से ओडी आप समझ लें, ओडी की जो फर्स्ट जनरेशन है वो हमेशा उसको, या सेकंड जनरेशन भी उसको सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखती रही है। एक प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स इसको इम्प्रूव करना चाहते हैं, वो ओडी प्रैक्टिशनर्स को हायर करते हैं, और हायर करने के बाद उनसे कहते हैं कि आप इस प्रॉब्लम की रूट कॉजेस को ढूंढें और उनके बारे में एनालिसिस करें और हमारे साथ डिस्कशंस करें, और उसके बाद फिर उनके रिजल्ट्स उनके सामने प्रेजेंट किए जाते हैं। रिजल्ट्स देने के बाद, प्रॉब्लम के रिजल्ट्स देने के बाद एंड डायग्नोज किया उन्होंने, और उसके बाद उनसे पूछा जाता है कि हम लोग इनको ऐसे ऐसे इसको सॉल्व करेंगे चीज़ों को। तो ये सारे क्या चीज़ें हैं, ये ओडी की एफर्ट्स रही हैं। इसकी एक जनरेशन, जैसे पेंटियम 4 आप समझ लो कि ये एक पेंटियम 4 की जनरेशन है, कंप्यूटर्स की एक जनरेशन है, और अब के जो है ज़रा i7 या ये 7th जनरेशन चल रही हैं बेशुमार, आगे आई सीरीज़ के अंदर बहुत सारी जनरेशन चल रही हैं। तो ये क्या है, ये उनकी एडवांस फॉर्म अब डिफरेंट है, लेकिन कंप्यूटर की बेसिक चीज़ें तो वही है ना कंप्यूटर के, लेकिन प्रोसेसर्स चेंज हो गए, फिर आपकी चिप्स चेंज हो गई, उसका रिड्यूस फॉर्म आ गई, ये सारे अब वो कैसे की जाती हैं, ये अभी हम लोग इसके मेजर फॉर्म, इसकी जो बेस प्रोवाइड करते हैं, बेसिक चीज़ें हैं वो पढ़ रहे हैं, और वो क्या क्या हैं और वही चीज़ें। अच्छा, अब दूसरी बात है प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ। ये प्रोडक्टिविटी एंड QWL क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ कैन बी एक्सप्लेन इन 2 phases. द फेज वाज डेवलप्ड इन यूरोप 1950 बेस्ड ऑन द रिसर्च ऑफ एरिक ट्रिस्ट, ठीक है। एक 40 और 50 में आपने देखा है, 50 और 60 में 50 में वो कह रहा है लेबॉर्ट्री ट्रेनिंग की और इस तरह की जो कर लो इनके, और फिर एक्शन रिसर्च की बात करें, एक्शन रिसर्च भी कर लो इनके ही मॉडल्स हैं और इस तरह से लिया गया। और ये तीसरी बात ये कर रहा है 1950s की जो बात कर रहा है, ये वर्क क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ इंप्रूव करने का, ये ह्यूमन रिलेशन स्कूल ऑफ थॉट से लिया गया, कि वहाँ पे इंसान को ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट से कि इंसान की वर्क लाइफ को इम्प्रूव किया जाए। तो ये वो एक तो यहाँ से ये फेज ले रहा है। फिर दिस प्रोग्राम इन्वॉल्व डेवलपिंग ए वर्क डिज़ाइन विच एम्ड एट बेटर इंटीग्रेटिंग द टेक्नोलॉजी एंड पीपल, क्योंकि टेक्नोलॉजी भी उसमें इन होना शुरू हुई, और उसका फिर कैसे इंटीग्रेट इन दोनों को कर सकते हैं। पार्टिसिपेशन बाय यूनियंस एंड मैनेजमेंट इन द वर्क डिज़ाइन, कि आप पहले तो कॉन्फ्लिक्ट रहता था ये यूनियंस और एम्प्लॉयज़ के दरमियान, यूनियंस और ऑर्गेनाइजेशन के जो लीडर्स हैं उनके दरमियान में ज़्यादातर कॉन्फ्लिक्ट पाया जाता था, और आए दिन लड़ाई होके तो बंद हो जाया करती थी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारी चीज़ें उनके लिए की गई, और उनको ये इंश्योर करने के लिए
कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी, यानी कि उनको ऐसा ना लगे, एम्प्लॉय को ऐसा ना लगे कि उनके हकूक़ ज़ब्त किए जा रहे हैं। इसलिए ह्यूमन रिलेशंस या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो फील्ड है वो वहाँ से पकड़ती है लीड के। इसलिए यूनियंस को एतमाद में लेना, उनको उनके साथ अच्छा सलूक करना। और दूसरी बात, एम्प्लॉयज़, ओवरऑल एम्प्लॉयज़ के साथ, अब आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बहुत कम ऑर्गेनाइजेशंस में, जैसे बॉब्डा है, ये भी पाकिस्तान की ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे यूनियंस एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन ज़्यादातर यूनियंस आपको मल्टीनेशनल्स में, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में यूनियंस नज़र नहीं आती, और होंगी तो बहुत कम होंगी। एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेशन प्रोग्राम या सोशल एक्शन प्रोग्राम्स के अंदर यूनियंस नहीं बनाते, बल्कि एम्प्लॉयज़ एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करते हैं और पॉलिसीज़ के बारे में पॉजिटिवली ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को कन्वे करते हैं कि ये ऐसा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें ये प्रॉब्लम्स हैं, या कुछ भी प्रॉब्लम आपको हो गई है तो वो इस तरह से डिस्कस करने के बनाया गया। और पूरा ह्यूमन रिसोर्स का जो फ़िलासफ़ी है और उसको लाया गया ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। और ह्यूमन रिसोर्स की फ़िलासफ़ी सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट तक नहीं है, बल्कि इसकी पूरी एक चलती है कि आप ह्यूमंस की रिलेटेड जितने भी उनके इश्यूज़ हैं उनको बीइंग ह्यूमन आपने ट्रीट करना है, आपने उनको मैकेनिस्टिकली नहीं देखना। अब द डिस्टिंग्विशिंग करेक्टरिस्टिक ऑफ दिस प्रोग्राम वाज डेवलपिंग सेल्फ मैनेजिंग ग्रुप्स। तो अब वो ये सारे सेल्फ मैनेजिंग ग्रुप्स कैसे बनेंगे, जब जो मेंबर्स हैं आपस में उनकी कोलैबोरेशन अच्छी होगी, एक दूसरे को समझते होंगे और चीज़ें होंगी। अच्छा, द सेकंड फेज ऑफ QWL कंटिन्यूज अंडर द बैनर ऑफ एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, कि एम्प्लॉयज़ को अपने डिसीजन मेकिंग के अंदर उनको इन्वॉल्व किया जाए, तो वो आपकी जो क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ है उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन हेल्प इन रनिंग द ऑर्गेनाइजेशन सो दैट इट कैन बी मोर फ्लेक्सिबल, प्रोडक्टिव एंड कम्पेटिटिव। अब ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? ऑर्गेनाइजेशन को कम्पेटिटिव बनाया जा सके, स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू, प्रोडक्टिव बनाया जा सके, उसकी सस्टेनेबिलिटी इंश्योर की जा सके, उसकी सक्सेस इंश्योर की जा सके, और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को इंश्योर किया जा सके। तो ये सारी जो हैं, अब ये रिवोल्यूशनरी वैल्यूज़ ऑफ एंड बिलीव्स ऑफ OD, ये जो हैं ये आप इसको रीड आउट कर लीजिएगा, और दूसरी बात ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ नेक्स्ट अपनी वीडियो में।